नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेशन इन 47th G7 समिट। देखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। तो जो आउटरीच सेशन होगा G7 समिट का 12 और 13 जून को, ये ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल फॉर्मेट को होगा। कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है तो लीडर्स एक दूसरे की कंट्री में नहीं जा रहे हैं। अभी के लिए G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो यूके के पास है और यूके अपने हिसाब से इनवाइट कर सकता है कुछ और कंट्रीज को भी यहाँ पे एज अ गेस्ट। तो गेस्ट कंट्रीज की तरह यहाँ पे इंडिया को इनवाइट किया गया, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया को इनवाइट किया गया है और साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया। थीम क्या है समिट की? बिल्ड बैक बेटर इज द थीम। और यहाँ पे यूके ने आउटलाइन किए हैं 4 प्रायोरिटी एरियाज जो कि वो अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान ज्यादा पुश करेंगे। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस वाइल स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पैंडेमिक्स। फिर प्रमोटिंग फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। फिर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रिजर्विंग द प्लैनेट्स डायवर्सिटी। एंड फाइनली चैंपियन शेयर्ड वैल्यूज इन ओपन सोसाइटीज। तो ये 4 थीम्स या फिर कह लीजिए प्रायोरिटी एरियाज रिकॉग्नाइज किए हैं यूके की सरकार ने और इसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं G7 समिट की लीडरशिप करेंगे। तो यहाँ पे जब भी लीडर्स बैठेंगे G7 की समिट के दौरान, गेस्ट कंट्रीज आएंगी तो बैठ के एक दूसरे के साथ व्यूज एक्सचेंज करेंगे कि ग्लोबल रिकवरी कैसे की जाए, पैंडेमिक में हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाए। अगर आप बात करो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार कोई G7 समिट को मीट कर रहे हैं। इससे पहले जब फ्रांस प्रेसिडेंट था G7 का 2019 के दौरान, तो जो बियारिट्ज समिट हुआ था उस बियारिट्ज समिट में भी इंडिया को एज अ गुडविल पार्टनर इनवाइट किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस समय पे सेशंस ऑन क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी इन ओशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया था। अगर आप ग्रुप ऑफ 7 की बात कर लीजिए तो दिस इज एन इनफॉर्मल क्लब ऑफ वेल्दी लिबरल डेमोक्रेसीज। लिबरल डेमोक्रेसीज मतलब कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को, लोगों की फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं। 7 कंट्रीज है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो गवर्नमेंट के हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो भी यहाँ पे होंगे। यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे होते हैं G7 समिट पे। आप अगर देखो तो G7 समिट की इंपॉर्टेंस क्या है। एज ऑफ 2018 दुनिया भर की जो ग्लोबल नेटवर्थ है वो आप कह सकते हो G7 में है। तो 58% ऑफ द ग्लोबल नेटवर्थ ये G7 के पास है। दुनिया भर का जो भी GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन नॉमिनल वैल्यू, वो कहाँ पे है? उसका 46% किसके पास है? तो इन G7 के पास है। और परचेजिंग पावर पैरिटी पे कितना है? 32%। आपको पता है कि नॉमिनल के रिस्पेक्ट में इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नॉमिनल बेसिस पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए, जीडीपी सबसे बड़ी है यूएसए की। लेकिन जब बात आती है किसकी, जब बात आती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी पे, तो चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाती है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इकोनॉमीज मानी जाती हैं वो G7 ही है। अगर आप आईएमएफ में स्टेक होल्डरशिप की बात करोगे तो आपको G7 के जो स्टेक्स हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जो भी आपकी जेन्युइन डाउट्स हैं उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे डाउट्स पूछिए जो ज़्यादातर सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो कि एक जनरल क्वेरी हो, आपकी पर्सनल क्वेरी। देखिए, लाइफ के रिस्पेक्ट में आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ डिस्कस करो। ठीक है, आप बोलोगे तो बिना नाम डिस्कस किए मैं एक जनरल टर्म्स में सबके साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता हूँ। बट स्पेसिफिक पढ़ाई के साथ साथ कि ये सर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो उस टाइप की क्वेरीज थोड़ा कम भेजिए। रीजन बीइंग कि जो स्पेसिफिक क्वेरीज होती हैं वो सबके काम की है नहीं, और स्पेसिफिक क्वेरीज में पूरी डिटेल्स होती नहीं है, तो यहाँ से बैठे बैठे उनका डिटेल में जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी आप क्वेरीज भेज रहे हैं टू द पॉइंट हो, ये कोशिश करिए इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं उनको जल्दी और कहते हैं ना कि एक प्रायोरिटी बेसिस पे निपटा सकूँ। और फाइनली टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ साथ मेरे वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। देखिए, एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स में मैरीन और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स भी आते हैं।
2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ये एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ा है, 17.34% बढ़ के कितना हो गया है, $41.25 बिलियन। लेकिन अगर आप रुपी टर्म्स में बात करोगे, आईएनआर टर्म्स में बात करोगे, तो ये एक्सपोर्ट बढ़ा है 22.62%। ऑब्वियसली बात है, करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक साल में हमारी करेंसी का काफ़ी डिप्रिसिएशन हुआ है। तो 2019-20 के रिस्पेक्ट में 2020-21 में हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, इसलिए रुपी टर्म्स में अगर आप देखो तो जो एक्सपोर्ट का इंक्रीज नजर आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज्यादा नजर आ रहा है, 22.62% नजर आ रहा है। लेकिन वही एक्सपोर्ट डॉलर टर्म्स में कम नजर आ रहा है, 17.34% नजर आ रहा है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए तो 2020-21 में हमने एक्सपोर्ट किया है 3.05 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि 2019-20 में केवल 2.49 लाख करोड़ थे। ठीक है, फिर अगर आप बात करो तो इंपोर्ट्स कितने, एग्रीकल्चर और जो अलाइड इंपोर्ट्स है 2019-20 के, वो है $20.64 बिलियन। और 2020-21 के कितने हैं, $20.67 बिलियन। तो इंपोर्ट्स में कोई खासा वृद्धि नहीं हुई है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इस बार बढ़ा है, ठीक है, और इंपोर्ट लगभग पिछले जितना ही है, तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना इंप्रूव हुआ है, आप कह सकते हो 42.16% इंप्रूव हुआ है। मतलब पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था हमारे लिए $14.51 बिलियन, अब वो $20.58 बिलियन फेवरेबल हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, कि मतलब हम मान लीजिए ₹100 का एग्रीकल्चरल सामान इंडिया से बाहर भेज रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, और वहां से हमारे पास इंपोर्ट कर रहे हैं ₹90 का एग्रीकल्चरल सामान, तो कितना पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, ₹10 का, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया। तो ये $20.58 क्या है 2020-21 का, ये है हमने कितना ज्यादा एक्सपोर्ट किया है व्हेन कंपेयर टू इंपोर्ट्स। तो टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में ये वैल्यू निकल के आ रही है, अभी के लिए पॉजिटिव है। 2019-20 में पॉजिटिव था, बट 2020-21 में ज्यादा पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, फिर हम उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर लें जिसमें मरीन और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स नहीं जोड़े गए हैं, तो वहां पे ग्रोथ देखा गया है 28.36% का। तो 2020-21 में लगभग $29.81 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें मरीन और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स को हमने नहीं जोड़ा है। और यही डाटा 2019-20 के लिए कितना था, $23.23 बिलियन। तो कुल मिला के हमने कोविड-19 के पीरियड का फायदा उठा के बहुत से स्टेपल्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किए। बड़े बड़े मार्केट्स जहाँ पे हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया वो यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया। ठीक है भाई, आप देखोगे कि ज़्यादातर इन डेस्टिनेशंस में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रो ही हुए हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हमने किन कंट्रीज़ के लिए रिकॉर्ड की है, इंडोनेशिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी वीडियोस का सोर्स, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ मैं निकाल रहा हूँ ना, ये पीआईबी से निकाली हुई न्यूज़ है, दिस इज अ न्यूज़ ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पीआईबी की न्यूज़ डिस्कस किया करो। भाई पीआईबी की न्यूज़ तो करंट अफेयर्स में वैसे भी आपकी डिस्कस होती है, जितनी भी गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं उनका पहली अनाउंसमेंट पीआईबी न्यूज़ में आती है, और उसके बाद वो किसी और वेबसाइट पे जाती है। तो पीआईबी की न्यूज़ तो वैसे भी आपकी कवर हो रही है, तो अलग से पीआईबी पीआईबी करने की जरूरत नहीं है, वो इसी करंट अफेयर्स में आपका कवर होता है। फिर और भी कुछ चीज़ बताई जा रही कि भाई ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव रहे हैं 2020-21 में, इसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन एजेंसीज ऑन टोस्ट थी। तो अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपेडा, और जितने भी और कमोडिटी बोर्ड्स हैं उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे रजिस्ट्रेशंस किए एक्सपोर्ट यूनिट्स के। किसी के लाइसेंसेज अगर रद्द हो रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट वैलिडिटी पीरियड अगर खत्म हो रहा है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सटेंड किया गया। और इन सब चीज़ों के चलते ही हमारे एक्सपोर्ट्स अनइंटरप्टेड रहे हैं। फिर कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे कुछ और प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जो कि लोगों के रिस्पेक्ट में और हमारे एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट बेस के साथ एसोसिएटेड है। तो लिखा है कि द डिपार्टमेंट हैज कॉन्स्टेंटली सिनर्जाइज्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर लिखा है कि डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो कोलैबोरेटेड। ये कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात हो रही है, जो अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स काम करता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स मतलब ट्रेड और बिजनेस वगैरह की चीज़ों से रिलेटेड, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज के हिसाब से इन्वॉल्व होके इस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने क्या किया है कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है कि भाई हमारे मार्केट में टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इन तीन क्रॉप्स की कमी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, जो कि ये तीन बहुत स्टेपल क्रॉप्स है, टमाटर, प्याज और आलू। भाई ये हर कोई खाता है। अगर आप देखोगे तो प्याज और टमाटर को तो बहुत हद तक सैलेड में भी खाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स इसमें होते ही हैं। आलू उबाल के लोग फ्राई करके या कलहार के खा लेते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो 3 स्टेपल फूड्स हैं इनकी कभी भी कमी नहीं पड़नी चाहिए, और इसके लिए ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाया गया था, ताकि इनकी सप्लाई की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, इनके दाम हमेशा बने रहे। क्योंकि हुआ ये था कि जब कोरोना का पैंडेमिक चलना शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई थी। उसके चलते प्याज, टमाटर और पटाटो के दाम आसमान छू रहे थे। उसके चलते गरीब आदमी यहाँ पे क्यों सफर करे, तो इसी रिस्पेक्ट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को चालू किया गया। सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ भी कोऑर्डिनेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ कोऑर्डिनेट किया कृषि उड़ान स्कीम को लेके, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेट किया कृषि रेल को लेके। और इन दोनों स्कीम्स के साथ लॉजिस्टिक्स और फ्रेट के दामों को कम करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि सब्जियां, फल, फूल हम लोग मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ ईस्ट एशियन के मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। कभी कुछ चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट भी की जाती है, हर चीज़ एक्सपोर्ट नहीं की जाती है। तो इस रिस्पेक्ट में फ्लाइट और रेल, इन दो तरीकों का से जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसके फ्रेट के दाम बहुत रीजनेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रेट के दाम महंगे हो जाते हैं तो ओवरऑल चीज़ें मार्केट में महंगी हो जाएंगी, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, कोई खरीदेगा नहीं इंडिया के प्रोडक्ट्स को। इसलिए हमारी एयरवेज और रेलवेज के दाम बहुत अफोर्डेबल होने चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में और फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, इन सब चीज़ों में ये चीज़ काम आएगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये पूरे 2020-21 के स्टैटिस्टिक्स हैं। कल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर स्टैटिस्टिक्स को कैसे नोट करें, तो अब ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपके, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स हैं। 2020-21 में क्या एक्सपोर्ट हुआ व्हेन कंपेयर टू 2019-20। इसको आप बहुत कन्वीनियंटली अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो और एग्जाम्स में इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं पूरे साल के हैं, और 2020-21 के स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहला फाइनेंशियल ईयर था जहां पे कोरोना के पैंडेमिक ने बवाल मचाया है। आगे बात करते हैं, चाइम टेलीस्कोप यील्ड्स अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है ये। चाइम कोलैबोरेशन, चाइम क्या है, तो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसको आप चाइम कोलैबोरेशन भी बोलते हो, ये करता क्या है, ये पूरे यूनिवर्स में जो एफआरबीज होते हैं, एफआरबीज क्या होते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट, इनको रिकॉर्ड करता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट होता क्या है, तो देखिए क्या बोला, दीज आर ऑडली ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो फास्ट रेडियो बर्ड्स दे आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। ये रेडियो बैंड में रजिस्टर होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए ये रिकॉर्ड होती है और उसके बाद ये गायब हो जाती है, इसका कोई भी ट्रेस नहीं बचता है। ये कुछ मिस्टीरियस टाइप के बीकन्स हैं जो कि यूनिवर्स के किसी और हिस्से में हो रहे हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट इसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार की थ्योरीज देते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये तक बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स के किसी और हिस्से में अर्थ जैसा कोई प्लेनेट होगा या कुछ बींग्स होंगे जो हमको सिग्नल भेज रहे हैं वहां पे आने के लिए। तो कुछ लोग ये भी यहाँ पे इसका लॉजिक देते हैं एफआरबीज का, हालांकि किसी को भी अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ये जो एफआरबी की अगर आप बात करो, फास्ट रेडियो बर्स्ट की, 2007 से पहले आप देखोगे कि फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से ये चाइम प्रोजेक्ट आया है प्ले में, तब से रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स लगभग 140 बर्स्ट को यहाँ पे डिटेक्ट कर चुके हैं। ओके, तो ये जो चाइम प्रोजेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर बात की जाए, उस रिस्पेक्ट में खासा इंपॉर्टेंट है। अभी यही चाइम कोलैबोरेशन में इंडिया के भी कुछ रिसर्चर्स हैं, जैसे पुणे बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इसका एक पार्टनर है, और हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और कहीं ना कहीं चाइम के कोलैबोरेशन में हमारा TIFR और NCRA दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। अगर आप बात करो चाइम प्रोजेक्ट की, तो ये एक लार्ज स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में लोकेटेड है। अब तक इसने जितने भी रेडियो आउटबर्स्ट हुए हैं पहले जो रिकॉर्ड किए गए थे, लगभग कह सकते हो कि शुरुआती दौर से लेकर अब तक 4 गुना रेडियो आउटबर्स्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है, 2007 से पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी, मतलब मैनकाइंड के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फास्ट रेडियो आउटबर्स्ट को रिकॉर्ड किया जा सके। अब चाइम बर्स्ट के साथ वो टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर बात करें कि जो क्यूरोसिटी ब्राइट सिग्नल्स आते हैं ये क्यों आते हैं, तो इनके बारे में पता लगा पाना काफी मुश्किल है, चूंकि बहुत इराटिक पैटर्न में आते हैं। इसका कोई एक सेट नेचुरल पैटर्न नहीं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज हो रही है तो उस हिसाब से ये आउटबर्स्ट आ रहे हैं। जैसे कि जब सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, तो हमको पता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का साइंटिफिक फिनोमिना हमको पता है। बट फास्ट रेडियो बर्स्ट के पीछे का साइंटिफिक फिनोमिना नहीं पता है, और ये चाइम कोलैबोरेशन में जो भी
रिसर्चर्स, साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, वो यही फिनोमिना के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार का आपको ये टेलीस्कोप यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रीलिम्स फैक्ट्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू प्लांट स्पीशीज फ्रॉम कॉफी फैमिली स्पॉटेड इन वैगामॉन। इस रिस्पेक्ट में बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वैगामॉन हिल्स है ये केरला में, खैर ये याद रहेगा क्योंकि वैगामॉन एक काफ़ी फेमस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन भी है। ये जो वैगामॉन हिल्स है केरला में, यहाँ पे कॉफ़ी स्पेशी का एक नया प्लांट मिला है और उसको यहाँ पे नाम दिया गया आर्गोस्टेमा क्वारंटेना। अब ये जो नाम है आर्गोस्टेमा क्वारंटेना, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि नई कॉफ़ी की स्पेशी को ये नाम दिया गया और नाम इसलिए दिया गया है उन लोगों को याद करते हुए, मिलियंस को जिनकी जान चली गई कोरोना वायरस के पैंडेमिक में पूरी दुनिया में। तो इस रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर कॉफ़ी की स्पेशी को नाम दिया गया है आर्गोस्टेमा क्वारंटेना। ये एक हर्बेशियस स्पेशीज है, इस फैमिली को बिलोंग करती है रूबिके। ये जो आर्गोस्टेमा क्वारंटेना है ये डिस्कवर हुई है इदुकी कोत्तायम बॉर्डर के आसपास, जो आइसोलेटेड एवरग्रीन पैच हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमल है, वहाँ के क्विक फ्लोइंग स्ट्रीम्स में ये पर्टिकुलर स्पेशी पाई गई है। काफ़ी हद तक इंडिया की दो एंडेमिक स्पेशीज हैं, आर्गोस्टेमा अनुपमा और आर्गोस्टेमा कॉर्टुलेस, इनके जैसी ही पाई गई हैं ये। बट आप बाकी स्पेशीज को मत याद रखो, आप आर्गोस्टेमा क्वारंटेना इस नाम को याद रखिए। कॉफ़ी स्पेशी का प्लांट है, केरला में पाया गया है, इतनी चीज़ें याद रखना। बहुत सेंसिटिव है माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस के रिस्पेक्ट में। 307 मीटर की हाइट पे उगता है, स्ट्राइकिंग वाइट फ्लावर्स हैं इसमें। फिर अगर आप बात करोगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की स्ट्रीम्स के आसपास मिलता है जहाँ पे हैबिटेट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। अगर आप बात करो तो इसके स्टेटस की बात की जाए तो इसको डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में बहुत सारी अलग अलग आप कह सकते हो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वुल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसमें एक कैटेगरी डाटा डेफिशिएंट भी होती है। मतलब वो स्पेशीज जिनके लिए हमारे पास कोई इतना डाटा नहीं है कि हम बता सकें कि ये वुल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या है ये। तो अभी इसके ऊपर और थीसिस होगी इस पर्टिकुलर कॉफ़ी स्पेशीज के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है हमारे देश के और हिस्सों में भी इस प्रकार की स्पेशीज को अभी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, वैगामॉन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ये पीरीमुदु तालुक में पड़ता है ऑफ द इदुकी डिस्ट्रिक्ट। केरला को तो आप बोलते हो दैट इज गॉड ओन हेवन, जबरदस्त जगह है केरला, उसकी ब्यूटी की तो आप बात ही छोड़ दो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की चाइल्ड लेबर के ऊपर, और इसने बताया कि पिछले 2 डेकेड्स में चाइल्ड लेबर में कुछ इंक्रीजेस देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो कोरोना वायरस की क्राइसिस के समय पे बहुत सारे यंग बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ चले गए, इकोनॉमी बंद हो गई, दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया और उसके चलते लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काम करने भेज दिया जाएगा कि तुम जाके काम करो और घर के लिए पैसा कमा के लाओ। अगर आप 2020 की बात करें तो कितने चाइल्ड लेबर हैं? 160 मिलियन, मतलब कि 16 करोड़। पिछले 4 सालों में नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर बढ़े हैं भाई 8.4 मिलियन, 84 लाख चाइल्ड लेबर्स इंडिया में बढ़े हैं। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे ये है कि हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 2000 से लेकर 2016 के बीच में हम चाइल्ड लेबर के मिनट्स को काफ़ी हद तक रोक पाए थे। 94 मिलियन कम चाइल्ड लेबर्स हम लोग कर पाए थे, 9.5 करोड़ ऑलमोस्ट चाइल्ड लेबर्स कम कर दिए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 4 सालों में ये जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में 8.4 मिलियन चाइल्ड लेबर्स बढ़ते नजर आए हैं। यही रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप देखो तो कोरोना वायरस के पैंडेमिक के समय पे 10 में से 1 बच्चा चाइल्ड लेबर में एंगेज्ड है। सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली कंट्री कौन सी है? सब सहारन अफ्रीका। और बॉयज़ यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अगर आप देखो तो 160 मिलियन बच्चे जो कि कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर के मेनेस में फंसे हुए हैं, इसमें से 97 मिलियन देखिए बॉयज़ हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे गर्ल्स हैं। फिर अगर आप बात करो तो 5 से 17 साल के बच्चे जो कि हैजार्डस वर्क कर रहे हैं, इनका नंबर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग 79 मिलियन चिल्ड्रन दुनिया भर में हैजार्डस वर्क में इन्वॉल्व हैं, मतलब 7 करोड़ 90 लाख बच्चे। इससे बच्चों की डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने अपनी इस रिपोर्ट में बोला है कि अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया
तो आगे आने वाले समय में 50 मिलियन ज्यादा बच्चे यानी 5 करोड़ ज्यादा बच्चे अगले 2 सालों में चाइल्ड लेबर की चपेट में आ सकते हैं। और वो इसलिए भी आ जाएंगे, रीजन बीइंग कि कोरोना के पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो जल्दी जाने वाला नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके रिस्पेक्ट में बता दूं, 2 वीडियोस मैंने आपके लिए पहले बना रखे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जितने भी कन्वेंशन है, इसका मैंडेट क्या है, चैलेंजेस क्या है, साथ साथ कन्वेंशन 182 ऑफ आईएलओ क्या है, ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। खासकर ये कन्वेंशन 182 ऑफ आईएलओ जरूर देख लीजिए। रीजन भी, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि सर पुरानी करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करें। तो ये जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ये मैंने उस समय के करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट से ही बना रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की जो मैं वीडियो के रेफरेंसेस देता हूं, इनको देख लिया जाए करिए, इससे आपकी पुरानी करंट अफेयर्स थोड़ी थोड़ी रिवाइज होती रहेगी। प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें। हल्की फुल्की जानकारी मैं दे देता हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसका मैंडेट है टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। बना था अक्टूबर 1919 में अंडर लीग ऑफ नेशंस। जी हाँ, लीग ऑफ नेशंस के अंदर ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसलिए आप कह सकते हो कि अभी के यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर ये पहला और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1919 में बाई ट्रीटी ऑफ वर्साइली बनी थी। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइली के थ्रू जो लीग ऑफ नेशन बना था वो अब खत्म हो चुका है, उसकी बजाय यूनाइटेड नेशन आ चुका है। लीग ऑफ नेशन अगर ढंग से काम किया होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, लीग ऑफ नेशंस की खामियों को हटा के यूनाइटेड नेशंस लेके आए हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। पूरी की पूरी कहानी मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में विस्तार में बताई है। आप इस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। मैं बोलूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आप यहाँ पे देखिए तो रिसेंटली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोला है कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में बीड मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आपको पता है कि जो हमारी फार्मर्स की फसलें खराब हो जाती हैं ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स या फिर उन एक्ट्स की वजह से जिनको फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर नोटिफाई कर रखा गया है, तो यहाँ पे फार्मर्स को इंश्योरेंस मिलता है। और इंश्योरेंस के बेसिस पे जो भी फार्मर्स का नुकसान है फसलों को उगाते वक्त उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक नया मॉडल लेके आया गया है, बीड मॉडल, जो कि जो कन्वेंशनल मॉडल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो महाराष्ट्र में चल नहीं पा रहा है। क्यों चल नहीं पा रहा वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर की बात कर लेते हैं और इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी। ये फार्मर्स को वेदर इवेंट से जो फार्म लॉसेज होते हैं उनके अगेंस्ट बचाती है। इसमें जो भी फार्मर लोन लेता है, ठीक है, उसमें उसको 1.5 से 2% का प्रीमियम, देखिए इंश्योरेंस स्कीम है ये, तो जब आप इंश्योरेंस की सर्विस लेते हो तो आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर आपने जनरल इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, होम इंश्योरेंस लिया है, कोई सा भी इंश्योरेंस लिया है आपने, आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब जो भी आपका प्रीमियम है, ठीक है, उस प्रीमियम का 1.5 से 2% भरता है फार्मर और बाकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भरती है। ये चीज है यहाँ पे, आप समझिए। इंडिया में 422 लाख फार्मर्स ने इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल किया, मतलब 4.22 लाख फार्मर्स, और इन फार्मर्स ने 3018 करोड़ रुपए एज अ प्रीमियम पे भी किया है। मैं बता दूं, ये 3018 करोड़ फार्मर का शेयर है प्रीमियम का, और बाकी प्रीमियम का शेयर कौन भरेगा, तो भाई केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार भरेगी। अब समझिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो आपके क्रॉप को नुकसान होगा उसका पैसा सीधे सीधे सरकार और मतलब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार से नहीं आता, वो आता इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती हैं उसका जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और फार्मर तीनों मिलकर भरते हैं। लेकिन फाइनली अगर फसल खराब हो गई तो वो प्रीमियम इंश्योरेंस मतलब वो फसल खराब का जो हर्जाना है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम का 1.5 से 2% फार्मर देगा, बाकी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार देगी, ठीक है। 2019-20 तक हमारे देश में 328 लाख हेक्टेयर्स का इलाका ऑलरेडी इंश्योर किया जा चुका है। आज तक की बात की जाए, मतलब 2018 ये 19 तक की ही बात करो आप, 2019-20 तक की, तो 184.9 लाख फार्मर्स, मतलब कि लगभग 180 मतलब 1 करोड़ 84 लाख या 1 करोड़ 85 लाख फार्मर्स को 20,000 करोड़ का इंसेंटिव या फिर कह लीजिए हर्जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में कहानी बदल जाती है। महाराष्ट्र में क्या है कि ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट हैं,
और मानसून बरसा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मानसून नहीं बरसा तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे फार्मर्स ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेनिफिट लिया है, बट अब प्रॉब्लम है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी तब बेनिफिट करती है जब उसका प्रीमियम कम मतलब ज़्यादा हो और वो जो पेमेंट कर रहा है, हर्जाना भर रहा है, वो मतलब कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना के पैंडेमिक के समय पे शुरुआत में अगर कम केसेस आ रहे हैं कोरोना के, तो बहुत सारे लोग अगर कोरोना की हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम वो क्या करेंगे, ज़्यादा देंगे। मतलब बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस स्कीम ली और सबने 100-100 रुपये प्रीमियम दे दिया। अभी उस 1 लाख लोगों में से परेशानी 50 या 100 को हुई तो उसका जो हर्जाना होगा वो हर्जाना ज़रूर ज़्यादा होगा, बट ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट उसे झेल सकता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत सारे लोगों से आया है और ये बहुत सारे लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रीमियम दिया है। इन बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं होगा तो इसलिए वो इंश्योरेंस कंपनी फायदे में रहेगी। ये इंश्योरेंस का मॉडल होता है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि ज्यादातर फार्मर्स इंश्योरेंस ले रहे हैं और ज्यादातर फार्मर्स की फसलें खराब हो रही हैं। और इंश्योरेंस का मॉडल काम ही इस बेसिस पे करता है कि ज्यादा लोग इंश्योरेंस लें, उसमें से कुछ ही लोगों को नुकसान होगा और उनके नुकसान की हम भरपाई कर देंगे, बाकी प्रीमियम तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पॉइंट समझ गए आप बात को? ये अलग बात है कि कोरोना के पैंडेमिक में जिसने भी मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसने पैसा पे किया होगा साल का 10,000 या 12,000, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज होगा तो उसको 4 से 5 लाख तक का कवर मिल जाएगा। तो पैसा 12,000 लगा रहा है बट 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। वो इस बेसिस पे है क्योंकि ये 12,000 लगाने वाले लोग हजारों लाखों हैं और जो इंश्योरेंस क्लेम करने वाले होंगे वो 100, 200, 300, 400 होंगे। तो इस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी फायदा कमा जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो फार्मर्स इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हैं, ज्यादातर की फसलें खराब हो रही। अभी ज्यादातर की फसलें खराब हो रही हैं तो जो कंपनसेशन है, जो हर्जाना ये इंश्योरेंस की कंपनी दे रही है वो प्रीमियम से ज्यादा हो रहा है और ये इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में जा रही है। और जब इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में जाएंगी तब वो इंश्योरेंस की सर्विस को प्रोवाइड ही नहीं करेंगी और यही हो रहा है। मराठवाड़ा जो जगह है मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में, वहां पर एक रीजन है बीड डिस्ट्रिक्ट। इस बीड डिस्ट्रिक्ट में हो ये रहा है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि बीड के ज्यादातर फार्मर्स इंश्योरेंस ले रहे हैं और सबकी क्रॉप्स खराब हो रही हैं, वहां पे ज्यादातर पानी बरसता नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी को लगातार इस बीड डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हो रहा है। तो अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने जब टेंडर निकाला बीड डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो कोई टेंडर लेने ही नहीं आया। क्यों टेंडर लेने नहीं आए? क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी को भी पता चल गया यहाँ पे कि भैया यहाँ पे हमको जितना प्रीमियम मिलेगा उससे ज्यादा तो हमको हर्जाना भरना पड़ेगा, हम नुकसान में हैं, तो हम नहीं देना चाहते अपनी इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पे। अब प्रॉब्लम हो गई। राज्य की सरकार को लगा कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इन फार्मर्स को तो चीजें मिलेंगी नहीं। तो राज्य की सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार ने एक मॉडल निकाला, बीड मॉडल ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस बीड मॉडल के अंदर यह बोला गया है कि जितना प्रीमियम एक इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा उस इंश्योरेंस कंपनी को 110% ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड देना पड़ेगा और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा हर्जाना है उस पर्टिकुलर फार्मर को वो राज्य की सरकारें देगी। समझ गए भाई? मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी एक फार्मर ने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया 100 रुपए का। अभी ओवरऑल अगर उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल प्रीमियम उस कंपनी में कलेक्ट किया है 10 करोड़ का, तो ऑब्वियस ही बात है उस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी 11 करोड़ की होगी। समझिए बात को। पहले क्या हो रहा था कि प्रीमियम कम हो रहा था। मान लीजिए कोई एक कंपनी है वो 5 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा कर रही है और हर्जाना दे रही है 1 करोड़ का, तो उसका प्रॉफिट हो गया 4 करोड़ का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 5 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा हो रहा है, 8 करोड़ का हर्जाना दे रही, तो वो घाटे में जा रही है। तो इस घाटे को रोकने के लिए कंपनी ने बोला हम इंश्योरेंस देंगे ही नहीं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो राज्य की सरकार ने बोला रुको, तुम एक काम करो, अगर तुमको 10 करोड़ का प्रीमियम मिलता है तो तुम्हारी मैक्सिमम लायबिलिटी 11 करोड़ की है और उसके ऊपर का जो कंपनसेशन क्लेम होगा वो राज्य की सरकार अपने पैसे से भरेगी। तो ये है बीड मॉडल और ये बीड मॉडल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र के फार्मरों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। और यही यहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बीड मॉडल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पूरे स्टेट में लागू किया जाए। अभी बीड मॉडल लागू करने से होगा ये कि जो एक्स्ट्रा पैसा राज्य की सरकार दे रही है अकेले राज्य की सरकार नहीं देगी, केंद्र की सरकार भी देगी। तो कुल मिला के अपने स्टेट के अंदर उद्धव ठाकरे जी जो स्टेट का पैसा है उससे फार्मर्स को जितना देना चाहिए दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को सेंटर से पैसों की मदद की जरूरत है तो कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार से बोलना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर बीड मॉडल को पूरे स्टेट में आप इंप्लीमेंट करो।
तो इससे होगा ये कि बीड मॉडल के अंदर जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होंगे उसमें थोड़ा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से भी आएगा, और केंद्र सरकार की तरफ से आएगा तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकारों को पैसे के मामले में थोड़ी मदद मिल जाएगी। बीड मॉडल एक काफ़ी अच्छा मॉडल है, अभी कितना सस्टेनेबल और कितना सस्टेनेबल नहीं है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो आई होप आपको बीड मॉडल समझ में आ गया हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। गुड बाय।